हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज का क्लास हिंदी 100 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को एक नोवेल पढ़ना है जिस नोवेल का नाम है कितने चौराहे। तो मैं आप लोगों को पहले नोवेल कितने चौराहे जो नोवेल है उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। उसके बाद हम लोग इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आज की क्लास से आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, कितना भी क्वेश्चन हो लेकिन क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये मैं अभी फिक्स कर रही हूँ, आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कितने चौराहे उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। तो प्रत्येक साहित्य, देखिए कितने चौराहे के राइटर कौन है ये पहले पता होना चाहिए। तो कितने चौराहे के राइटर है आप लोग के फणीश्वर नाथ रेणु। प्रत्येक साहित्य कृतियों के पीछे साहित्यकार का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। कला या साहित्य में समाज की सारी छवियां प्रतिबिंबित होती है। रेणु एक श्रेष्ठ जागरूक कथाकार है। उनकी कृतियों में समय की जागरूक आवाज़ मुखरित हुई है। वे बार बार साहित्य से राजनीति और राजनीति से समाज की ओर लौटते रहे हैं। तो कितने चौराहे उपन्यास का शीर्षक काफ़ी सफल एवं सार्थक है। इसके शीर्षक का नामकरण अत्यंत ही सावधानीपूर्वक किया गया है। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य इसके द्वारा पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। इसका शीर्षक अत्यंत ही आकर्षक एवं लघु है। शीर्षक के विधान को स्पष्ट करते हुए शास्त्रकारों ने कुछ एक बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार शीर्षक जितना छोटा होता है उतना ही अच्छा होता है। इस संबंध में कहा गया है, लघुअर्थ संज्ञाकरणम, नामकरण लघुता के लिए किया जाता है। नवजात शिशु के नामकरण संस्कार में जो भावना माँ बाप की होती है वही भावना रचनाकार के हृदय में भी प्रकट होती है। जीवन को सफल बनाने वाला व्यक्ति जैसे व्यवसाय का चयन करता है वैसे ही रचनाकारों द्वारा पुस्तक के शीर्षक का चुनाव किया गया है। विषय और शीर्षक में पूर्णतः समता रहती है। शीर्षक पाठकों के मन में सदैव ही जिज्ञासा उत्पन्न करता है। अतः शीर्षक के चुनाव के समय लेखक को पूर्णतः जागरूक रहना चाहिए। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देते हुए शीर्षक का चयन करना चाहिए। पुस्तक का शीर्षक उसमें निरूपित प्रतिपाद्य विषय से पूरा संबंधित होना चाहिए। पाठकों की उत्सुकता की अभिवृद्धि करने वाला हो, रचना के मूल स्रोत को स्पष्ट करने वाला हो तथा भ्रामक एवं अस्पष्ट नहीं हो। मर्मस्पर्शी, नूतन एवं आकर्षक होना शीर्षक के लिए परमावश्यक होता है। तो कितने चौराहे रेणु जी की अंतिम औपन्यासिक कृति है। तो आप लोग को यहाँ से दिख रहा होगा कितने चौराहे जो है एक उपन्यास है, मतलब एक नोवेल है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कितने चौराहे किस विधा की रचना है। पहला कविता, दूसरा ऑप्शन निबंध, तीसरा ऑप्शन कहानी और चौथा ऑप्शन उपन्यास। तो आप लोगों को बताना होगा कितने चौराहे जो है वो एक उपन्यास है। इसमें किसी पात्र या पात्रा की प्रमुखता नहीं है। इसकी विषय वस्तु, इसके पात्र एवं इसके वातावरण में एकरूपता की कमी है। अतः किसी पात्र विशेष के नाम पर या घटना के नाम पर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता। कितने चौराहे रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक उपन्यास है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है रेणु जी के द्वारा रचा हुआ कितने चौराहे जो है वो एक उपन्यास है। इस उपन्यास के शीर्षक से यह स्पष्ट हो जाता है इसमें अनेक चौराहे हैं। इसमें गांव के जन जीवन के साथ ही अररिया जैसे कस्बे की कहानी भी कही गई है। उपन्यास के उद्देश्य को स्पष्ट में इसका शीर्षक काफ़ी सफल है। मनमोहन इसका मुख्य पात्र है। ओके, मनमोहन के बारे में ही ये पूरे कहानी घूमती है आसपास। मनमोहन इसका मुख्य पात्र है। कथानाक का मूल उद्देश्य की पूर्ति उसी के द्वारा होती है। वह सिमर बनी के, देखिए अब जो कहानी स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। वह सिमर बनी के संपन्न किसान का बेटा है जो ग्रामीण स्कूल से पास कर अररिया कोट हाई स्कूल में नाम लिखाता है। उसके पिता की हार्दिक इच्छा है कि उसका बेटा वकील बने। अतः गांव के अन्य लड़कों की तरह बनेला सुअर बनना उसके पिता को पसंद नहीं। रेणु जी ने मनमोहन के जीवन के संबंध में एक कथा प्रस्तुत की है। जब वह 3 महीने का था, सनीपात से लबेजान हो गया था। तब उसकी माँ ने सपनों में एक साधु की भयंकर मूर्ति देखी थी। बोली, यह आपका ही बच्चा है। रेणु जी ने मनमोहन के जीवन के संबंध में एक कथा प्रस्तुत की है।
देखिए अब जो कहानी स्टार्ट हो रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो शीर्षक के बारे में बता रही थी, अब कहानी स्टार्ट होता है मेन। तो जब वो 3 महीने का था, सन्निपात से लबेजान हो गया था, तब उसकी माँ ने सपनों में एक साधु की भयंकर मूर्ति देखी थी। बोली, यह आपका ही बच्चा है, मैं तो इसकी घाई हूँ। यह सुनकर वह देव या दानव हंसा, खुश हुआ, बोला तो ले जा, मगर याद रखना इसे अपना बेटा समझेगी, इसे बेटे की तरह लाड दुलार करेगी तो मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। तब से मनमोहन की माँ उसे अपना बेटा नहीं समझती, वह भी माँ को मौसी ही कहता है। जैसे उनके कजिन लोग, जो मनमोहन के कजिन लोग अपने उसके मम्मी को मौसी बोलते थे, तो वो भी अपनी मम्मी को मौसी ही बोलता है, क्योंकि उसकी मम्मी उतने अच्छे से उसको लाड प्यार नहीं करती है, क्योंकि वो उसको एहसास नहीं दिलाती है कि वो मेरा बेटा है। ओके, वो अपने बेटे की तरह उसको प्यार नहीं करती है। मनमोहन के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी शक्ति है जो निजी शक्ति है, दिव्य है। माँ को सपनों से ऐसा आभासित होता है कि उसे सन्यासी का जीवन मिला है। इस्माइल की रुग्णावस्था में सेवा का इंतजाम मनमोहन द्वारा होता है। शहर में मनमोहन का नाम चर्चित हो जाता है, सभी उसे वीर वाला कहकर पुकारते हैं। मनमोहन पढ़ने के साथ ही देश सेवा की ओर अग्रसर हो जाता है। उसे प्रियोदा से प्रेरणा मिलती है। वह सन्यासी आश्रम के लिए चंदा वसूलता है, कंधे से झूला लटकाकर भीख मांगता है। वह किशोर क्लब का सक्रिय सदस्य है। चंदा वसूल करने के संदर्भ में वह कहता है, आपका यह एक मुट्ठी चावल देश के हजारों पीड़ितों दुखियों के लिए वरदान है। बाढ़ महामारी में तबाह लोगों को दवा, कपड़ा और सेवा दे दे भाई, एक मुट्ठी चावल। मनमोहन सेवा भावना से स्टूडेंट्स होम में आ जाता है। बड़े महाराज जी उससे कहते हैं, देखो मोना, तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत भरोसा है, कभी झोंक में आकर तुम भी पढ़ना लिखना मत छोड़ बैठना। अभी सीधे बढ़े चलो, राह में छाव में कहीं बैठना नहीं। कितने चौराहे आएंगे, न दाएं मुड़ना न बाएं, सीधे चलते जाना। मनमोहन को लगा बड़े महाराज के अंदर माँ और बाप दोनों एक साथ विद्यमान हैं। मनमोहन का जीवन घटनाओं के वृत्त से बंधा हुआ है। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा होती है। इसके फलस्वरूप पूरे अररिया स्कूल में हड़ताल हो जाती है। कोई किसी को कुछ कहता नहीं, किसी को कुछ सजा भी नहीं हुई। इब्राहिम और सूर्य नारायण क्रांतिकारी दल में चले जाते हैं, उन पर वारंट है, वे फरार हो जाते हैं। हफीज साहब पागल खाने में भर्ती है। रेणु जी ने लिखा है, मनमोहन अभी इधर उधर नहीं देखेगा, सीधा चलता जाएगा, किसी चौराहे पर मुड़ेगा नहीं, न दाहिने न बाएं। सरबतिया, देखिए सरबतिया कौन थी ये भी पूछा गया था आप लोग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में। सरबतिया साइमन वायकाट शहीद की विधवा है। ओके, सरबतिया साइमन वायकाट शहीद की विधवा है। उसके पति मनमोहन के मन में दया ही नहीं, माया भी नहीं। उसे शंका होती है कि उसका मन सरबतिया की ओर झुक रहा है, तब वो विवेकानंद वाणी का पाठ करने लगता है। प्रस्तुत पुस्तक के शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के जीवन में मंजिल एक ही होती है, लेकिन उसे असंख्य राहों से गुजरना होता है। अगर हम अनेक रास्तों को तय करते हुए अपनी मंजिल को स्पर्श कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। मनमोहन के जीवन में कई रास्ते आते हैं। सरबतिया एवं नीलिमा आती है, बहन का प्यार, माँ की ममता, ग्रामीण जीवन का निश्चल वातावरण आता है, लेकिन वह अपने उद्देश्य के प्रति देखिए क्या है आप लोगों का। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कितने चौराहे किस विद्या की रचना है। तो कितने चौराहे जो है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता दी, कितने चौराहे आप लोगों का उपन्यास है। दूसरा क्या है, कितने चौराहे के उपन्यासकार का क्या नाम है। तो मैं पहले ही बता दी कितने चौराहे के राइटर है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में ख्यात है। तो मैं पहले ही बता दी ये एक उपन्यासकार के रूप में ख्यात है। तो आप लोगों का 3 का C हो जाएगा। चलिए देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। ओके,
देखिए राइटर के बारे में तो मैं आप लोगों को बताई हुई थी, जितने भी राइटर हैं उन कहाँ हुआ, कहाँ कब हुआ और उनका निधन कहाँ और कब हुआ, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में, तो आप लोगों का हो जाएगा पूर्णिया में हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ? तो फणीश्वर नाथ रेणु का निधन हुआ था 11 अप्रैल 1977 में, मतलब 1977 में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, कितने चौराहे उपन्यास में किस स्थान को आधार बनाया गया है? तो आप सभी को पता होगा, एक गांव था और एक अररिया कोट स्टेशन, दोनों था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। कितने चौराहे उपन्यास का प्रधान पात्र कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, इसमें जो कहानी था वो मनमोहन के आसपास घूम रहा था, तो आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सरबतिया कौन थी? तो सरबतिया आप लोगों की कौन थी? वो एक कुछ नाम था उनका, उसकी शहीद के विधवा थी, तो विधवा भी थी और एक आदर्श पत्नी भी थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रियोदा कौन है? तो प्रियोदा जो है वो एक सच्चा देशभक्त है और वो गांधी जी का अनुयायी है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हफीज साहब कौन है? तो हफीज साहब जो थे वो हिस्ट्री के शिक्षक थे। ओके, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए ये एक नोवेल पढ़ना है आप लोगों को, तो एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर सिलेबस में है तो पूछा ही जाएगा ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनमोहन का प्रियोदा से परिचय कहाँ होता है? तो मनमोहन का प्रियोदा से परिचय होता है अररिया कोट हाई स्कूल में। ओके, अररिया में जो एक स्कूल है, कोट स्कूल, कोट स्टेशन, वहीं पे होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, मनमोहन किसकी प्रेरणा से समाज सेवी बनता है? तो मनमोहन जो है वो प्रियोदा की प्रेरणा से समाज सेवी बनता है। कितने चौराहे उपन्यास में मौसी कौन है? तो कितने चौराहे उपन्यास में जो मौसी है वो मनमोहन की माँ है। कितने चौराहे उपन्यास में किसका चित्रण हुआ है? तो कितने चौराहे उपन्यास में स्वतंत्र पूर्व भारत का, स्वतंत्रता से पहले जो भारत था उसका चित्र हुआ है। और नेक्स्ट क्या है, सेवा भावना से मनमोहन कहाँ जाता है? देखिए ये नोवेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। मनमोहन स्टूडेंट्स होम में किस भावना से जाता है? तो मनमोहन स्टूडेंट्स होम में सेवा की भावना से जाता है। हड़ताल कहाँ होती है? तो हड़ताल अररिया स्कूल में होती है। मनमोहन के पिता उससे क्या चाहते थे? मनमोहन के पिता चाहते थे मनमोहन वकील बने। मनमोहन का मन जब सरबतिया की ओर झुकता है तब वह क्या करता है? तो वह, मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बता दी, वह विवेकानंद वाणी का पाठ करने लगता है। अपने जीवन में मंजिल को पाने के लिए कितने राहों से गुजरना पड़ता है? तो अपने जीवन में मंजिल को पाने के लिए असंख्य राहों से गुजरना पड़ता है। मनमोहन कहाँ का रहने वाला है? तो मनमोहन जो है वो सिमरबनी का रहने वाला है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, ये सभी हो चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनमोहन को वीर बालक की संज्ञा किनसे प्राप्त हुई? तो मनमोहन को वीर बालक की संज्ञा छात्रों से प्राप्त हुई। मनमोहन को कालू ने क्या चेतावनी दी? तो मनमोहन ने कालू को चेतावनी दी, क्लास के 2-3 लड़कों से सदैव सावधान रहना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोहरीर मामा की लड़की का क्या नाम था? तो मोहरीर मामा की लड़की का नाम था सरबतिया। और सरबतिया कौन थी ये भी पूछा जाएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मोहरीर मामा की लड़की थी। सरबतिया को मनमोहन पहले क्या समझता था? तो सरबतिया को मनमोहन जो था वो पहले अविवाहित समझता था। उसके बाद क्या, बड़े महाराज किस संस्था का संचालन करते थे? तो बड़े महाराज सन्यासी आश्रम और किशोर क्लब दोनों का संचालन करते थे। स्टूडेंट्स होम का शुभारंभ किनके निर्देशन में होता है? तो स्टूडेंट्स होम का शुभारंभ बड़े महाराज के निर्देशन में होता है, तो आप लोग का 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्टूडेंट्स होम में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो स्टूडेंट्स होम में आप लोगों को भाईचारा की शिक्षा दी जाती है।
बड़े महाराज स्टूडेंट्स में किसको निष्कासित कर देते हैं? तो बड़े महाराज स्टूडेंट्स में पूरन को निष्कासित कर देते हैं। ओके, तो आप लोगों का 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत नोवेल भी बता दी, क्या था क्या नहीं, और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वो भी मैं आप लोगों को 30 करवा दी थी। अगर पूछेगा भी एग्जाम में तो इसी 30 में से कोई भी 4-5 पूछ लिया जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, बाय, थैंक यू।